अरे, आह, मिल गया मिल गया। हो जाते हैं। नमस्ते सभी को। हम्म। अच्छा, ओके। हम्म। स्टार्ट करते हैं। ओके। कहाँ तक पहुंच गई हमारी आपकी बातचीत? जो डिटरमेंट में हम पहुंच गए थे। हम्म। आज बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव था, मैंने आपको कल बता दिया था वैसे तो। ठीक है। हाँ भाई, पहला पड़ाव। एक एक करके सारे पड़ाव पार करते हैं। पहला, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, पहला पड़ाव। देखिए वैसे तो इसमें चारों तरह के वेज पॉसिबल है। ठीक है ना। माने कहने का मतलब ये कि रो इंटू रो, रो इंटू कॉलम, कॉलम इंटू रो, कॉलम इंटू कॉलम, ऑल फोर वेज पॉसिबल। ठीक है, बट दीज टू आर स्पेसिफाइड। ये मेन है, तो हम लोग मेनली इन्हीं से ही प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, इसके क्वेश्चन को डाइजेस्ट करने में आपको टाइम लग सकता है, ध्यान रखना। जैसे कैसे, मैं प्रोडक्ट सिखा देता हूं पहले। मान लीजिए मुझे दिया गया किसी ने A1 A2 B1 B2, मल्टीप्लाई किया आपने L1 L2 M1 M2 से। मैंने रो इनटू कॉलम से मल्टीप्लाई किया, जो मेनली चलता है। इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई, तो हमको पता होना चाहिए बनेगा A1 L1 प्लस B1 L2 प्लस B1 L2 B1 L2। सही है। फिर अगले से मल्टीप्लाई होगी A1 M1 प्लस B1 M2। फिर अगले रो की इससे मल्टीप्लाई होगी A2 L1 प्लस B2 L2। यहां हो जाएगा A2 M1 प्लस B2 M2। वेरी सिंपल। हाँ यार, ये तो बहुत आसान है। बिल्कुल। अब इसी तरह से हम लोग एक 3x3 के लिए भी कर लेते हैं। माने ऐसे, अब हमारे को दे रखा है किसी ने A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 मल्टीप्लाइड टू L1 L2 L3 M1 M2 M3 N1 N2 N3। ये थोड़ा मजदूरी का काम है, लेकिन करना चाहिए। यहां इस रो की जैसे ही फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगी, ये मुझे दिख जाएगा A1 L1 B1 L2 C1 L3। फिर अगले से होगी तो ये हो जाएगा A1 M1 B1 M2 प्लस C1 M3। फिर अगले से हो जाएगा A1 N1 B1 N2 C1 N3। ऐसे। फिर नेक्स्ट जब इस रो की मल्टीप्लाई इससे होगी, तो ये हो जाएगा A2 L1 B2 L2 C2 L3। अगले वाले में क्या होने वाला है? अगले वाले में भी सेम ही होगा, A2 M1 B2 M2 C2 M3। सेम A2 N1 B2 N2 C2 N3 एंड द लास्ट। ठीक है, A3 L1 B3 L2 C3 L3। सही है। अगले वाले में बढ़ते हैं।
A3 M1 B3 M2 C3 M3 and the last one A3 N1 B3 N2 and C3 N3। फाइनली मैंने जैसे कहा था ये थोड़ा मजदूरी का काम है लेकिन कर लेना चाहिए, ठीक है। कर दिया कर दिया कर दिया, ठीक है। इसलिए कर दिया ताकि भाई अधिकतर स्टूडेंट जो बाद में कभी कहीं किसी उसमें फंस जाएं, मिला लेना भाई, मिला लेना, ठीक है, ताकि अपने को पता रहे कि भाई हमसे ही बन जाता भाई, ठीक है ना भाई। मिला लेना A1 L2 A1 M2 इसकी जगह रख लेना और चीजों को। और अब आप, मैंने थोड़ा मजदूरी कर दी, अब आप भी कर दो, ठीक है। मैं आपको गजब का काम देता हूं, ठीक है। ठीक है ना, 1 5 -3 -2 0 7 4 -6 1 multiplied 2 6 -1 3 -4 2 8 0 -9 5। ठीक है भाई, करिए। बनाई तो मन से ना, मैं कह रहा हूं बनाई तो मन से है ना, बस। हाँ भाई, बना आपका किसी का? ओके, मतलब किसी ने नहीं बनाया। मिला लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इससे करते 6, -2 की इससे करते +8, 4 की इससे करते 0, अगले वाले से करा -1, अगले वाले से करा -4, ये दोनों की मल्टीप्लाई -36, 1 की इससे करी 3, ठीक है, -16, फिर 20। चलिए साहब, पहला काम खत्म। अगले से करा 30, अगले से करा 0, अगले से करा 0, शानदार। अगले से करा -5, फिर 0, फिर 54। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगले से करते हैं 15, ठीक है, 0 और -30, डन। अब इससे करा -18, 7 4 जा -28 एंड 0। अगले पे जाइएगा साहब, 3 आ गया और यहां 14 आ गया और माइनस का 9 आ गया। लास्ट में चल रहे हैं -9, ठीक है, 8 7 जा 56 एंड लास्ट नंबर पे आ रहा है कितना, प्लस का 5। ओके, ठीक है भाई, मिला लेते हैं। इट इज 40। ये अगर देखा था -41, ये अगर देखा जाए तो 23 में से 16 गया, या यूं समझे 7, ठीक है भाई। यहां से बच रहा है शानदार 30, यहां 49, अगले वाले के अंदर बच रहा है -15, नेक्स्ट वाले में हो रहा है -46, इस वाले में से 5 और 3 8,
ठीक है, इस वाले के अंदर हो रहा है 52। दिस इज द राइट वन। ठीक है, तो मेरा तो ख्याल है शायद कोई भी जना जिसने भी ये बना लिया होगा, पहला बेसिक हमारा अप्रोच पूरा हो गया। ठीक है ना, तो पहला काम खत्म। अब चलते हैं सेकंड पे। ठीक है, अब यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, अब हमें सारा कहानी उल्टी बनानी है ना, उल्टी सोच अप्लाई करनी है। ठीक है, समझना। क्वेश्चन में दे रखा है which of the following values of alpha satisfy इक्वेशन। क्या इक्वेशन है भाई? दे रखा है 1 प्लस एल्फा होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 एल्फा होल स्क्वायर, 1 प्लस 3 एल्फा होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो जाएगा 2 प्लस एल्फा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 एल्फा होल स्क्वायर, ये दे रखा है 2 प्लस 3 एल्फा होल स्क्वायर, ये दे रखा है 3 प्लस एल्फा होल स्क्वायर, ये दे रखा है 3 प्लस 2 एल्फा होल स्क्वायर, ये दे रखा है 3 प्लस 3 एल्फा होल स्क्वायर, एंड लास्ट में दे रखा है माइनस का 6 4 8 एल्फा स्क्वायर। एल्फा स्क्वायर भी नहीं, अल्फा। ठीक है, और ऑप्शन है -4, 9, -9 और 4। अल्फा की कौन सी वैल्यू इस दी गई समीकरण को संतुष्ट करती है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, क्या है स्टोरी, जरा समझते हैं। रेडी? देखिए, ये जो हमारे पास में कहानी है, ठीक है, इतनी सिंपल है कि आप सोच नहीं सकते, बस ऐसे सोच डेवलप करनी है। पहली समझो, ये लिखा है 1 प्लस 2 एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर। सही है। अगले पे लिखा है 1 प्लस 4 एल्फा प्लस 4 एल्फा स्क्वायर। इसको खोलते हैं तो ये लिखा है 1 प्लस 6 एल्फा प्लस 9 एल्फा स्क्वायर। अगले वाले पे लिख रखा है 4 प्लस 4 एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर। उसके पास में लिखा है 4 प्लस 8 एल्फा प्लस में 4 एल्फा स्क्वायर। अगले वाले में लिख रखा है 4 प्लस 12 एल्फा प्लस में 9 एल्फा स्क्वायर। यहां पर लिख रखा है 9 प्लस में 6 एल्फा प्लस में एल्फा स्क्वायर। यहां हो जाएगा 9 प्लस में कितना, 12 एल्फा प्लस 4 एल्फा स्क्वायर। अगले वाले में लिख रखा है 9 प्लस 9 दूनी 18 एल्फा प्लस में 9 एल्फा स्क्वायर। ये लिखा हुआ है सब। सही है। अब जरा सोचना क्या है, उल्टा सोचना है। उल्टा कैसे उल्टा सोचना है? एक्चुअल में ऐसा दिया हुआ है, ऐसा ऐसा 3 का सम, इनसे उल्टा सोचना है। समझ रहे हो आप? नहीं समझ रहे? अब देखो जरा, मैं समझाता हूं आपको। हम ये जानते हैं कि जब भी 3 का सम होता है तो जरूर कि नहीं 2 का प्रोडक्ट है। मैंने इसको देख करके आइडिया लिया, तुक्का मारा कि यार ये शायद 1 2 1 की 1 एल्फा स्क्वायर से गुणा की गई होगी, किसी ने इसकी इससे गुणा करी होगी, तब वो आया होगा। वैसे ही मैंने इसको देख के तुक्का मारा कि यार ये कौन हो सकता है। ठीक है ना? तो फिर मुझे ऐसा लगा कि किसी ने ऐसा करा होगा कि 1 4 एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर है ना, तो कैसे कर रहा होगा, दिमाग लगा रहा हूं मैं कि कैसे चल रहा होगा। अब देखो, सब ऐसा भी हो सकता है। मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं, ठीक है ना? इसे 1 2 1, इसे 1 एल्फा स्क्वायर ही देख रहा हूं मैं। किसी ने रो इंटू रो मल्टीप्लाई करा होगा तो भी आएगा। फिर अगला वाला जो आया होगा वो अगली रो का इससे आना चाहिए, तो यहां पे मैंने 1 4 1 लिख लिया, 1 4 4 लिखा। इसकी किसी ने इससे मल्टीप्लाई करी होगी तो यह आया होगा। फिर अगले वाले में 1 6 9 करा होगा तब यह आया होगा। मैं तुक्का लगा रहा हूं। अच्छा, अब यहां दिमाग लगाया कि यार ये कैसे आएगा, फिर ये वाली लाइन कैसे आई होगी। मैंने कहा यार किसी ने जरूर, अगर 4 लाना होगा तो 4 लाने के लिए तो 4 से मल्टीप्लाई करेगा भाई। अगला वाला 4 लाना होगा तो 2 से करेगा। क्या कहते हो? सही ना भाई? ऐसा लग रहा है कि यार कुछ गड़बड़ सा है, ये बैठ नहीं रहा, तो फिर वापस मिटाया इसको सबको। नहीं यार ऐसे नहीं जाएंगे, है तो सही कुछ ना कुछ इसके आसपास, लेकिन ये नहीं है। ठीक है ना? इसके आसपास है लेकिन ये नहीं दिख रहा। पीछे गए। ठीक है, दिमाग लगाते हैं, फिर से वापस चले। कैसे हो सकता है? ये तो पक्का है कि कोई किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब दिमाग लगा रहे हैं,
वापिस से दिमाग लगाते हैं, क्या किया जाए। 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 2 1 से कर लें, अगले वाले में 1 4 4 से कर लेंगे, उसके अगले वाले में 1 6 9 से कर लेंगे। तो जैसे मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा पहला, अगले से करूंगा दूसरा, अगले से करूंगा तीसरा। अब ये कैसे आया होगा वो सोच रहा हूं बस में। ये लाने के लिए तो जरूर मुझे, ठीक है ना, 4 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो यहां 4 सोच रहे हैं, अच्छा, और प्लस में कितना, अगर मुझे यहां चाहिए तो 2 अल्फा, और ये मुझे अल्फा स्क्वायर सा लग रहा है। अच्छा चलो इन दोनों की मल्टीप्लाई से ये तो आ गया, क्या ये आ गया क्या, ये देख लेते हैं। 4 + 8 अल्फा + 4 अल्फा, अरे बैठ गया यार, ये भी बन गया। अगला वाला भी देख लेते हैं, देखो जरा, 4 + 6 दूनी 12 अल्फा + 9 अल्फा, अरे वाह, ये वाली लाइन भी बैठ गई, बैठ गई ये वाली। तो अब अगले वाले पे दिमाग लगाते हैं, भाई यहां कैसे होगा। तो लग रहा है किसी ने 9 और 3 अल्फा और अल्फा स्क्वायर लिया होगा सर। अगर ऐसा है तो इसकी जैसी मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये वाली लाइन तो आ रही है, लेकिन क्या बची हुई 2 लाइनें भी दिखा रहा है क्या। तो मैंने दिमाग लगाया भाई कैसे करें इसको। तो देखो इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 12 और 4 अल्फा स्क्वायर, देखो मामला बैठ रहे हैं। फिर अगले वाले में देखो जरा, 9 6 18 + 9 अल्फा स्क्वायर, देखो ये भी बैठ गया। तो इसका मतलब 100% है, मैं बिल्कुल सही उठा गया है क्वेश्चन को। अगर मैंने इस क्वेश्चन को सही उठा लिया तो आप में से कई लोगों के लिए अब यहां थोड़ा दिमाग लगाने का गेम हो गया कि अब क्या करेंगे सर। अब वैल्यूज निकाल लेते हैं। कैसे निकालें भाई, अब दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, वैल्यू तो लानी ही पड़ेगी ना, ठीक है। तो अब क्या क्या किया जाए। क्या आपको लगता है कि सर या तो इसे खोल दें अपन, या फिर हमारे पास में कोई ट्रिक सी मिल जाए जो हमारे लिए काम बन जाए तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। ऐसा लग तो नहीं रहा कि कोई ट्रिक मिलेगी, तो बेस्ट ये रहेगा कि अपन तो इसे ओपन कर देते हैं भाई। अगर मैं इसे ओपन करता हूं तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन विल गिव मी 2 अल्फा स्क्वायर प्लस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन विल गिव मी 9 अल्फा क्यूब। सोच रहे हैं आप भी, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन विल गिव मी 12 अल्फा क्यूब। सही बात है ना भाई। माइनस अब इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 36 दे रहा है साहब, प्लस ओके मैं गलत आ गया है ना। क्या गलत आ गया याद है ना, अभी मैंने ज्योमेट्रिकल डायगोनल नहीं देखा। यहां कितना आ रहा है मेरे पास में, 9 दूनी 18 18 अल्फा क्यूब, सही है। अच्छा इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या दे रहा है भाई, अल्फा क्यूब और दे रहा है सर। अच्छा इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या दे रहा है, 4 अल्फा क्यूब दे रहा है भाई, सही है। ये तो सिर्फ इसका सॉल्यूशन आया। अब पास वाले का सॉल्यूशन देखते हैं। पास वाले का सॉल्यूशन कितना है, इनका मल्टीप्लीकेशन सर हमें 36 दे रहा है। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन हमें क्या दे रहा है, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन हमें 6 दे रहा है, प्लस में इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन हमें 8 दे रहा है, माइनस में इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन हमें 4 दे रहा है, और इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन हमें 24 दे रहा है, प्लस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन हमें 18 दे रहा है। क्या कहते हो आप। अब मुद्दा आया कि कौन किसे कटेगा, 12 और 9 21 और 2 23, 23 तो ये हो गया। इसमें से गया तो 5, 5 में से भी एक और गया तो 4, और 4 में से 4 गया, कौन सा वाला 18 अल्फा क्यूब के बाद वाला 3 अल्फा क्यूब होगा क्या। एक मिनट चेक कर लेते हैं, 18 ये 3 अल्फा क्यूब है, सही कह रहा है एकदम। दोबारा से देख लेते हैं, ये कितना हो गया 25 है ना, और उधर की तरफ कितना हो गया 21 और 2 23। तो यहां से मेरे पास में क्या क्या मिल रहा है, मुझे यहां से मिल रहा है 23 में से ये क्या, तो माइनस का 2 अल्फा क्यूब, एक काम डन, इनटू यहां देखते हैं तो मेरे को क्या क्या मिल रहा है 14, और ये मिला के 50, 50 में से 24 गया 26, 26 में से 4 गया 22, 22 में से गया तो इनटू 4। देखो कितनी प्यारी प्यारी चीजें मिल रही है मेरे को, ठीक है। और यहां से देखा जाए तो मेरे पास में आ रहा है माइनस का 648 अल्फा, सही है। अब ये 4 और 8 से गया 8 बार 81 बार, माइनस और माइनस प्लस हो गया, फाइनली एक अल्फा से ये भी गया, तो अल्फा स्क्वायर बराबर 81। माने आपका सुंदर सा अल्फा की 2 वैल्यू 9 और -9 टपक टपक, माने हमारा ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है, तो आंसर में बराबर आ गया, सही है। तो मेरे पास में आंसर कितना आया, मेरे पास में आंसर आ रहा है 9 and -9, सही है। मेरा आंसर इज 9 and -9। अब जो ये बंदा ये वाली सोच डेवलप कर ले वो जीत गया। नहीं अमरजीत एक्चुअल में एमओडी हाँ वैसे ओवर हो गया, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे पास में बस एमओडी का सिर्फ डिस्कशन का एक्सरसाइज 3 बाकी है, माने SW3 बाकी है।
चलिए, नहीं जीरो नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत काम का क्वेश्चन और बराबर एहसास के साथ। और काम की बात क्या, ये जो बेकार सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2015 का है, ठीक है ना, और इसको करने का यही तरीका है। यस एग्जैक्टली, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है अर्णव, ठीक है। तो यहां पे भी आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये जो कंटेंट है ये वाकई काम का है, काम का, राइट है। इसको बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है, बहुत ध्यान से सोच सोच के कि क्या बेस्ट रहेगा, ठीक है, क्या बेस्ट रहेगा, कैसे करना है, ठीक है। मैंने पूरे 4 लेक्चर लिए, 4 के एक तरह से 5.5 लेक्चर ले लिए, 4.5 लेक्चर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट। हाँ भाई, जिन्होंने ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया कि हम बना सकते हैं, उनके लिए एक और मौका है। एक और क्वेश्चन है मेरे पास में, अल्फा और बीटा अपने आप में 0 नहीं लेने, ठीक है ना, और साथ में fn की वैल्यू अपने आप में अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n है, ठीक है ना। और ये भी दे रखा है किसी ने 3, और यहां दे रखा है 1 प्लस f1, यहां दे रखा है 1 प्लस f2, यहां दे रखा है 1 प्लस f1, यहां पे दे रखा है 1 प्लस f2, यहां दे रखा है 1 प्लस f3, सही है। यहां दे रखा है 1 प्लस f2, और यहां दे रखा है 1 प्लस f3, यहां दे रखा है 1 प्लस f4, सही है। इजिकल टू में k टाइम्स में 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। देन k क्या होगा, ऑप्शन से 1 माइनस 1 अल्फा बीटा एंड लास्ट इज 1 अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। सुंदर सुंदर से 4 ऑप्शंस, ठीक है भाई। फटाफट से अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब क्या है वो समझें, रेडी, तैयार है। देखो इतना तो आपको समझदार होना ही पड़ेगा कि fn अपने आप में अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n है, तो f ऑफ 1 क्या होगा, अल्फा 1 प्लस बीटा 1। f2 क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। f3 क्या होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। और क्या हो सकता है, सही है ना। अब जरा इसी डिटरमिनेंट को देखिएगा, ये जो डिटरमिनेंट दी गई है, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं तो 3 को थोड़ी देर के लिए 3 ही रख रहा हूं, पास वाले में 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, अगला 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सिर्फ भर रहा हूं। f1 की जगह 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, यहां पे 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहां पे 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यहां पे भर देते हैं 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहां पे 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है ना। और यहां पे भर देते हैं 1 प्लस अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। लेकिन क्योंकि सभी जने 3 का सम है, तो 3 को बहुत दिल से बुरा लग रहा है, तो हमने इसकी भी खुशी मनाई 1 प्लस 1 प्लस 1, सही है। अब ये 3 का सम है, कोई देख के बता देगा सर ये 2 का प्रोडक्ट है, तो वो कौन 2 का प्रोडक्ट है, फिर से सोचने का एक और मौका, ठीक है। ये 1 1 1 को देख करके मन में आ रहा है 1 1 1 1 1 1, ठीक है ना। इधर से इस 1 अल्फा बीटा को देख के मन में आ रहा है 1 अल्फा बीटा, इनको देख के मन में आ रहा है 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सोच लो, मुझे तो यही मन में आया, ठीक है। तो मुझे एक साथ ये तीनों मिल रहे हैं, एक से खटक 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 मल्टीप्लाई करता जाऊंगा ये। अब ये 1 अल्फा प्लस बीटा इससे लाने के लिए मुझे चाहिएगा यहां 1 अल्फा बीटा, लेकिन क्या सर इसकी इससे मल्टीप्लाई करने पर ये मिल जाएगा क्या, तो देखो जरा मल्टीप्लाई कर लो, 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मिल तो रहा है, अरे हाँ। और सर अगर इससे कर लें तो 1 अल्फा क्यूब बीटा क्यूब मिल रहा है, देखो ये भी मिल गया, अरे हाँ सही बात है, दोनों ही मिल गए। तो फिर अब अगले पे आते हैं, ये कैसे लाओगे सर, ऑब्वियसली 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, 1 1 1 से मल्टीप्लाई करो, देखो सारे आ रहे हैं आपके पास में। और ये आते ही आप में से अगर किसी को याद हो तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। क्लास में तो मतलब आप ये समझ लो सुर के अंदर गाते हैं, सुर में, सारे बच्चे सुर में गाते हैं, सुर में, कि ये इसका आंसर होगा 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। स्पेशल डिटरमिनेंट में सिखाया था मैंने, ठीक है, कि क्या होता है, ठीक है। इसका आंसर था 3 ब्रैकेट, याद आ रहा है किसी को, 3 ब्रैकेट, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये इसका कंसेप्ट था। अगर आपको ये याद है तो फिर तो आप जीत गए, ठीक है। अदरवाइज यहां आप फंसोगे, ठीक है। तो आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा कि अगर ऐसा है तो फिर इसका हमारे क्वेश्चन से क्या लेना देना, ये दिखोगे ना, आप दिख जाएगा आपको, देखो ये 1 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दिख गया,
1 1 1 ABC ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सेम इधर भी है 1 1 1 ABC ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अगर ऐसा है तो ये भी 3 ब्रैकेट देगा और ये भी 3 ब्रैकेट देगा, तो दोनों सेम ही ब्रैकेट देंगे तो स्क्वायर होना तो पक्का है। अब a माइनस बी, a इज 1, a माइनस बी 1 माइनस अल्फा, b माइनस सी, ठीक है, ये नहीं है, देखो ये है स्क्वायर स्क्वायर, ये है एबीसी, याद है ना, 1 माइनस अल्फा, फिर अल्फा माइनस बीटा, फिर बीटा माइनस 1, या आप इसे 1 माइनस बीटा भी कह सकते हो, एक ही बात है क्योंकि स्क्वायरिंग में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अगर देखा जाए तो हमारा आंसर 11 है, सरकार कह रही है उसके आंसर में के और आ रहा है, तो कोई भी देख के पहचान लेगा, इसलिए के क्या है यहां 1 है, और क्या है के इज इक्वल टू 1 इज द राइट आंसर। तो 1 अपने आप में सही आंसर हो गया, क्वेश्चन खत्म, राइट। ऐसे क्वेश्चंस का तैयारी पे रहिए आप, वो आपसे ऐसे क्वेश्चंस की तलाश करवा रहा है। यही तो वो चाहता है कि आप थोड़ा इस जगह पे मेहनत करके आइए, तभी तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब अपनी एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखना, इसी जगह पे एक्सरसाइज 1 है ना डिटरमिनेंट की, उसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेना, तुरंत क्लिक कर जाएगा, ठीक है। हाँ, ताकि आप जब भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन तो सर ने वहां करवा रखा है, अरे बन सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं बन सकता ये, ठीक है। एक, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी एक्सरसाइज 1 का, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए साहब, मैं आपको दिखा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्या दिख रहा है, साइन 2 अल्फा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस गामा, यहां क्या दिख रहा है, साइन बीटा प्लस अल्फा, साइन 2 बीटा, साइन गामा प्लस बीटा, यहां क्या दिख रहा है, साइन गामा प्लस अल्फा, साइन गामा प्लस बीटा, साइन 2 गामा, ये किसके बराबर है, यही तो पूछ रहा है। तो इसको नॉर्मल तरीके से नहीं सॉल्व करते, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बारी में बन जाएगा। आप में से देखो जरा, क्या आप इसे साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस में साइन अल्फा कॉस अल्फा कह दोगे, हाँ, ये अपने आप में साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस में कॉस अल्फा साइन बीटा कह देते हैं, सही है ना। यहां मुझे साइन अल्फा कॉस गामा प्लस में कॉस गामा साइन अल्फा कह लेते हैं, यहां हमें साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस में कॉस बीटा साइन अल्फा कह लेते हैं, ये अपने आप में साइन बीटा कॉस बीटा प्लस में कितना साइन बीटा कॉस बीटा कह लेते हैं, है ना। इधर कितना हो जाएगा, साइन गामा कॉस बीटा प्लस में कॉस बीटा साइन गामा, कॉस गामा साइन बीटा, कॉस गामा साइन बीटा कह लेते हैं। लास्ट में आ जाते हैं साइन गामा कॉस अल्फा प्लस में कॉस गामा साइन अल्फा, राइट है भाई। यहां पे हो जाएगा साइन गामा कॉस बीटा प्लस में कॉस गामा साइन बीटा, एंड द लास्ट वन विल बी साइन गामा कॉस गामा प्लस में साइन कॉस गामा साइन गामा, ऐसा कह लेते हैं, सही बात है ना। अब आप देख सकते हैं कि हर एक किसी में प्लस 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 तो है, बस एक प्रॉब्लम है, 3 प्लस नहीं है। हाँ, 3 चीजें प्लस नहीं हो रही, लेकिन 2 तो हो रही हैं। सोचो कि अगर मुझे इसे पाना है तो मैंने दिमाग लगाया साइन अल्फा और अगले वाले में कॉस अल्फा, इसका मुझे पता नहीं चला, मैंने इसे के मान लिया। मैं साइन अल्फा कॉस अल्फा और के, तीसरा आदमी नहीं है ना भाई, यहां पे प्लस एक और होता तो हो जाता। अब मुझे ये साइन अल्फा, इससे मुझे ये लाइन लानी है, तो मेरे लिए आंसर हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा और 0, याद है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे मैं इसकी इससे गुणा करूंगा ये पार्टी खट से ना जाएगी। अब देखो जरा, साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, और यहां पे कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, कॉस अल्फा साइन बीटा, और के की 0 से गुणा कर देते, क्या कहते हो आप। सेम वे अगर आप यहां पे देखोगे तो साइन अल्फा कॉस गामा, ठीक है, यहां पे देखोगे तो कॉस अल्फा साइन गामा, और यहां कितना हो जाएगा 0। आपको नहीं लगता कि ये कहानी तो बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। अगर ये आप इसको सॉल्व नहीं भी करते तो भी चलेगा, ये अकेला ही पूरी लाइन में 0 है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, और 0 से गुणा होते ही पूरे कहानी का आंसर क्या हो जाएगा 0, इसीलिए इसका आंसर 0 है। ऐसे क्वेश्चंस की जरूरत है आपको देखने की। ये देखिए,
मल्टीप्लिकेशन जरूर देख लें। हाँ, ये आपके काम की चीजें हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। हाँ भाई, अगला पॉइंट जो हमारे लिए आज के दिन का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर आगे। ठीक है, दैट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइए सब इस पे बात करते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब जरा कहानी समझना भाई, ये स्टोरी क्या है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखिए सबसे पहले ये कहानी कोई जल्दबाजी की कहानी नहीं है। एक बार अगर मन में आ गई तो आपके सारे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि हम सबसे छोटे जो जिसका सबसे बेसिक सीड है ना, उसे ढंग से पकड़ लें। क्या है बेसिक सीड, उसको पकड़ते हैं। ध्यान रखना, अब बेसिक सीड के ऊपर बात करते हैं। बेसिक सीड है, हमको इसमें वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होती है, एक्स और वाई की। वेरिएबल कितने हो सकते हैं हमारी कहानी में? वेरिएबल एक भी हो सकता है, एक्स और वाई करके दो वेरिएबल भी होते हैं, एक्स वाई जेड करके तीन वेरिएबल भी होते हैं। तो तीन वेरिएबल का आंसर कैसे लाते हैं? वो हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से लाते हैं। कैसे और क्या वो बताता हूं। ऐसे लाते हैं, समझने की कोशिश करना। रेडी, जरा ध्यान से समझना। पहला, सबसे पहले सबसे छोटे से बात करते हैं, ए एक्स बराबर बी, जिसका कोई भी चुटकियों में सॉल्यूशन निकाल देता कि एक्स बराबर बी भाई है, एक झटके के अंदर सॉल्यूशन आ जाता है। लेकिन ये जो छोटा सा सॉल्यूशन है, ठीक है, इसे थोड़ा गहराई में पढ़ो आप। अगर मैं आपको बोलता हूं कि ए एक्स बराबर बी की जगह आपको एक्स इज इक्वल टू बी बाई ए दिख रहा है, हाँ या ना, दिख रहा है। मैं आपको कह रहा हूं ये पूरी कहानी ए पर निर्भर करती है। मैं आपके सामने दो कहानियां खोलता हूं। मान लेते हैं कि ए जीरो है, मान लेते हैं कि ए जीरो नहीं है, ठीक है ना। इतनी छोटी सी में दो कहानियां जोड़ लेते हैं। मान लेते हैं ए जीरो है, मान लेते हैं ए जीरो नहीं है। अगर ए जीरो है, अगर ए जीरो है तो उसे नीचे जाने का कोई हक नहीं होगा, क्योंकि अगर ए जीरो है तो आप उसे नीचे ले जाकर के उल्टा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप जब भी ए जीरो हो, माने बेस जीरो हो, तो उसे वहीं रखिए, जैसे ए को यहीं रखिए। 0 इंटू एक्स बराबर बी दिखेगा, सही है। अब 0 इंटू एक्स बराबर बी अगर आपको दिखेगा तो आपको पता होना चाहिए अब सारा रोल बी के हाथ में है, क्योंकि ए ने तो अपने पत्ते जीरो बना दिए, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से समझना, यहां पर आपका जो बी है उस पर बात चल रही है। बी या तो जीरो होगा या बी जीरो नहीं होगा, तो ये तो बातें होंगी ना। अगर बी जीरो हो गया तो दुनिया को दिखेगा 0 इंटू एक्स बराबर 0। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओ, अगर मैंने बी को 0 रखा तो 0 इंटू एक्स बराबर 0 दिखेगा? आप सोचो हाँ या ना, दिखेगा। अब बताओ कितने ऐसे नंबर हैं जिनकी 0 से गुणा से 0 ही आता है? तो आपके पास एक्स के नाम पे कितने आंसर आ सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि आप एक्स के नाम पे कुछ भी रखो 0 का 0 ही आएगा। अच्छा, अब मेरा अगला क्वेश्चन का जवाब दो। यहां पे बी 0 नहीं है, अगर बी 0 नहीं है तो 0 इंटू एक्स रखने पर कुछ भी आ रहा है, हाँ या ना, कुछ भी। मान लेते हैं एक बार के लिए 5 आ जाता है, सपोज कितना आ रहा है? 5, क्योंकि 5 तो 0 नहीं है। अब बताओ दुनिया में ऐसा कौन सा एक्स है जिसकी एक 0 से गुणा करके 5 ला दोगे? कोई भी नहीं, तो आंसर हो गया नो सॉल्यूशन, माने ऐसा कोई एक्स नहीं है साहब। तो आपके पास में इसी के कितने आंसर हो गए? इसी बात के 2 आंसर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं ए 0 नहीं है, अगर ए 0 नहीं है फिर तो मस्त नीचे लेके जाओ ना, बी बाई ए बनाओ, कोई तकलीफ नहीं। नीचे वाला 0 नहीं है, अब क्या तकलीफ है? फिर भी दो बातें होंगी, या तो बी 0 होगा या फिर बी 0 नहीं होगा, यही तो होगा ना। या तो बी 0 होगा या बी 0 नहीं होगा। अगर सोचो कि अगर नीचे वाला तो 0 नहीं है ना, तो x के नाम पे जिस दिन b 0 हो गया तो 0 डिवाइड बाई कुछ भी, क्योंकि a 0 तो नहीं है, 5 मान लेते हैं। तो बताओ x का आंसर क्या आया? 0। क्या 0 कोई सॉल्यूशन है या नहीं है? है। और जब भी 0 कोई सॉल्यूशन होता है किसी भी वेरिएबल का, तो हम उसे ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन, याद रखना, ठीक है। क्योंकि अगर सॉल्यूशन अगर 0 है तो दैट इज नोन एज ट्रिवियल सॉल्यूशन। वेरिएबल का आंसर अगर 0 है तो दैट इज नोन एज ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे वाले में चलो, जब बी ने कह दिया हम
जीरो नहीं हो रहे। हमें पता है ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये कि x जो आएगा वो भी जीरो नहीं होगा। x अगर जीरो नहीं होगा तो कोई तो नंबर होगा। तो x अदर देन जीरो कोई और आंसर है, अदर देन जीरो कोई और आंसर है। हाँ, अगर कोई और आंसर है तो हम कहते हैं वेरिएबल का आंसर अगर जीरो हो जाता है तो दुनिया वाले से ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं, और अगर जीरो नहीं होता, जीरो के सिवा कोई और आंसर होता है तो इसे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। याद रख लेना। तो हमने इसी छोटी सी ax बराबर b के 4 टुकड़े सीखे। इस छोटे से बीज में भी 4 हिस्से थे। अगर आपको ये याद रह जाए तो बस आप समझ लो आपको कोई इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में नहीं हरा पाएगा। आप लगभग नहीं करते हुए लगभग सारे क्वेश्चन के सारे सही जवाब दे रहे होंगे एक बार। अब इससे पहले कि आगे चलें, मैं आपको एक और बात बताता हूं। हमारे जितने भी वेरिएबल के आंसर्स हैं, है ना, वो आंसर्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के आंसर कहलाएंगे। लीनियर इक्वेशन के आंसर्स कहलाएंगे। तो याद रखना, किसी भी सिस्टम के माने वेरिएबल के दो तरह से आंसर्स हो सकते हैं। अगर आंसर है उस वेरिएबल का तो हम उसे कहते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अगर आंसर आया ही नहीं, जैसे यहां कोई आंसर नहीं आया, तो हम इसे कहेंगे इनकंसिस्टेंट। जिसका हमारे पास कोई जवाब ही ना हो तो इसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। याद रख लेना पहली चीज। कंसिस्टेंट होने पर भी, बड़े ही ध्यान से सुनना, कंसिस्टेंट होने पर भी हमारे दो तरह के आंसर्स होते हैं हर बार। आपको पता नहीं इनमें सिर्फ दो ही आंसर थे, या तो इधर आंसर था या इनफाइनाइट करके दूसरा आंसर था। तो याद रखना, जब भी आंसर आते हैं तो दो ही तरह के आंसर्स होते हैं। हमारे आंसर्स में हम सिर्फ दो ही आंसर्स मानते हैं, दो ही। एक आंसर होता है यूनिक सॉल्यूशन, और या होते हैं सीधे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हमारे पास कभी भी 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन नहीं होते हैं। हमारे आंसर्स हमेशा यूनिक होते हैं। रिमेंबर इट, यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन में भी दो तरह के आंसर्स होंगे। रिमेंबर इट, यूनिक में भी दो ही तरह के आंसर्स होंगे। या तो सारे वेरिएबल जीरो होंगे। अगर सारे वेरिएबल जीरो हो गए तो आप इसे ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलोगे। ट्रिवियल सॉल्यूशन, राइट है। अगर एक भी वेरिएबल जीरो नहीं हुआ, एक भी वेरिएबल अगर जीरो नहीं हुआ, ठीक है ना, एक भी बागी हो गया, एक ने भी मना कर दिया भाई मेरा आंसर जीरो नहीं है, बाकी सब जीरो दे रहे हैं, देते रहे, मेरा आंसर जीरो नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, एटलीस्ट वन नॉट इक्वल टू जीरो, देन हम इसे कहेंगे नॉन ट्रिवियल। ठीक है, अगर सारे आंसर जीरो हैं तो ट्रिवियल, एक भी अगर आंसर जीरो नहीं आया तो हम उसे कहेंगे नॉन ट्रिवियल। तो हमारे पास में सिर्फ दो ही तरह के सॉल्यूशन होंगे। रिमेंबर इट, कौन कौन से? यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक, इनफाइनाइट। यूनिक में भी दो टाइप के, ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल। यही हमारा पूरे आंसर का आंसर चार्ट बनाएगा। ये कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक है, पहली चीज सीखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। आगे बढ़ जाए। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन सुनिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ठीक है, अभी तक हमने एक वेरिएबल की बात करी, अब 2 वेरिएबल्स की बात करते हैं। 2 वेरिएबल्स, ध्यान रखना, अगर 2 वेरिएबल कभी भी क्वेश्चन में आएंगे, उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग हमेशा किस रास्ते से जाएंगे? यूज स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, बस याद रखना, 2 वेरिएबल कभी भी आएंगे, हमेशा स्ट्रेट लाइन का यूज करना। ठीक है ना, कौन से की बात करते हैं बड़े ही ध्यान से। हाँ बेटा, एमओडी का चल रहा है डिस्कशन। ठीक है, अगर कभी भी 2 वेरिएबल आएंगे तो हमेशा हम लोग ऐसी 2 स्ट्रेट लाइंस का यूज करते हैं। कौन सी 2 स्ट्रेट लाइन? a1x प्लस में b1y इज इक्वल टू में c1, और दूसरी तरफ से a2x प्लस में b2y इज इक्वल टू c2।
ठीक है, हम ये मानते हैं कि स्ट्रेट लाइन अगर कभी भी आ रही है ना, तो स्ट्रेट लाइन में दो वेरिएबल है ना, दो वेरिएबल है ना, एक्स और वाई। अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में कितने तरह के रास्ते होते हैं? दो स्ट्रेट लाइन आपस में तीन तरह के काम कर सकती है। दो स्ट्रेट लाइन तीन तरह के काम कर सकती है। या तो वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी, या फिर वो दोनों एक दूसरे से कोइंसिडेंट हो जाएंगी। ठीक है ना, तो इंटरसेक्टिंग होगी लाइंस, इंटरसेक्टिंग होगी, ठीक है, या फिर पैरेलल होंगी, या फिर कोइंसिडेंट होगी। याद रख, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें क्या लंबा काम है। तो इसका मतलब ये कि कोई भी दो लाइनें या तो इंटरसेक्ट करेंगी, या पैरेलल होंगी, या कोइंसिडेंट होंगी। अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो फिर a1/a2 जो होगा वो b1/b2 के बराबर नहीं होगा। अगर कोई भी पैरेलल होंगी तो फिर इसका मतलब a1/a2 जो होगा वो b1/b2 के बराबर तो होगा, परंतु c1/c2 के बराबर नहीं होगा। और अगर कोइंसिडेंट होंगी तो a1/a2 जो होगा वो b1/b2 के बराबर भी होगा, और वही c1/c2 के बराबर भी होगा। साथ में अगर कभी भी कोई भी दो लाइनें एक पॉइंट पे काटती हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक ही तो सॉल्यूशन आया, हाँ या ना? तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन आ गया। अगर वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं आया, हमारे पास कोई एक्स वाई कोई जेड नहीं आएगा, क्योंकि आपस में मिली नहीं। अगर कोइंसिडेंट आया तो कोइंसिडेंट आते ही इट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सही बात है ना? तो उम्मीद है आप में से सभी लोग समझ जाएंगे कि हाँ भाई, दो वेरिएबल होंगे तो हमारे पास तीन ही तरह के सॉल्यूशन होते हैं। अब मुझे मेरे क्वेश्चंस का जवाब दो। मेरा क्वेश्चन है, क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं है? क्या पहला वाला हिस्सा कंसिस्टेंट है या नहीं है? सोच के जवाब दीजिएगा, क्या पहला हिस्सा कंसिस्टेंट है या नहीं है? ठीक है ना, फटाफट से सोचना, फटाफट से क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं है? ठीक है, अगर आपने बता दिया तो बहुत बढ़िया। ठीक है, कंसिस्टेंट है, एग्जैक्टली सचिन सही जवाब है, ये कंसिस्टेंट है। ठीक है ना भाई, और क्योंकि यहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं आया इसलिए ये इनकंसिस्टेंट है। तो इसका मतलब जिसका हल आए वो कंसिस्टेंट, जिसका हल ही नहीं आए वो इनकंसिस्टेंट। अब जल्दी सोच के बताओ, क्या ये कंसिस्टेंट है? फटाफट सोचो, क्या ये कंसिस्टेंट है? सोचो, क्या ये तीसरा वाला कंसिस्टेंट है या नहीं है? फटाफट से सोच के जवाब दो, क्या ये कंसिस्टेंट है? तीसरा कंसिस्टेंट है? यस और नो? फटाफट। यस, एग्जैक्टली है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में एक दो क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे, हल आ रहे हैं, इनफाइनाइट हल आ रहे हैं, तो ये कंसिस्टेंट है। ठीक है ना, ये कंसिस्टेंट। ठीक है, अब दूसरा बताना, ये यूनिक सॉल्यूशन है। क्या कोई दो लाइनें आपस में एक दूसरे को ओरिजिन पे काट सकती हैं? हाँ या ना? ओरिजिन पे काट सकती हैं, हाँ या ना? काट सकती हैं, ऑब्वियसली बात है, क्यों नहीं काट सकती? क्या मना है? ओरिजिन पाप लगा है कोई? अरे क्यों नहीं काट सकती? मस्त काट सकती है ना, हाँ काट सकती है। जिस दिन ओरिजिन पे काटेंगी, ठीक है ना भाई, जिस दिन ओरिजिन पे काटेंगी उस दिन एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा, और मैं इसे ट्रिवियल बोलूंगा। समझ रहे हैं? और जिस दिन अदर देन ओरिजिन काटेंगी, क्योंकि कहीं और भी तो काट सकती है, अदर देन ओरिजिन काटा, ठीक है, जिस दिन अदर देन ओरिजिन इंटरसेक्ट करेंगी उस दिन इसे नॉन ट्रिवियल बोलूंगा। ठीक है, ऐसा। आगे बढ़ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर बात कीजिए। अगला, अब बात करते हैं तीन वेरिएबल पर। ठीक है, तीन वेरिएबल पे चलिए। अब बात करते हैं तीन वेरिएबल। तीन वेरिएबल के टाइम पे आपके लिए प्लेन्स से हमारे पास, जैसे दो वेरिएबल पे स्ट्रेट लाइन है, यहां पे प्लेन्स की इक्वेशन लगेगी। पहला a1x b1y c1z बराबर d1, a2x b2y c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस में c3z बराबर d3। लो, इसे सॉल्व करने का मान, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? एक्स जेड आएगा। अरे 1,1 पे काटेगी तो 0 0 पे थोड़ी ना काटा, और 0 0 पे काट, अगर 0 0 पे काटती तो ट्रिवियल, 1 1 पे काटेगी तो नॉन ट्रिवियल। ठीक है, आप समझो, समझना इससे इसको कैसे सॉल्व करा जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए हम बहुत सिंपल फंडामेंटल यूज करते हैं।
हम इससे 4 चीजें निकालते हैं। 4 थिंग्स फाइंड आउट करो। 4 चीजें कौन कौन सी फाइंड आउट, ठीक है ना। 4 चीजें फाइंड आउट करो। पहला उसका नाम है डी। डी क्या चीज है? A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 की डिटरमाइंट वैल्यू। कहां से आएंगे ABC? यहां से आ जाएंगे, उठा लो। दूसरा D1 फाइंड आउट करो। D1 के टाइम पे क्या करना है? B1, C1, B2, C2, B3, C3 को सेम बना के रखना और इस A1, A2, A3 को D1, D2, D3 से रिमूव कर दो। ये आपका D1 आ गया, इससे फाइंड आउट कर लो, ठीक है ना। फिर इसके साथ में है ना एग्जामिनर आपसे कहता है D2 भी निकालो। अब D2 का टाइम पे क्या करना है? A1, C1, A2, C2, A3, C3 वैसा का वैसा रखना और B की जगह पे D1, D2, D3 कर देना। यहां से D2 निकलवाएगा और चौथी चीज वो आपसे चाहेगा D3 और निकाल के रखो। D1, D2 के टाइम पे A1, B1, A2, B2, A3, B3 सेम रखना, ठीक है ना। और यहां पर D1, D2, D3 बस ये भर देना। इन्हें पाने के बाद अब करना क्या है? सबसे पहले इन सबकी डिटरमाइंड वैल्यू निकालना। बिल्कुल मजदूरी है साहब, एकदम पक्की वाली। 6 नंबर ऐसे नहीं देगा, वो बहुत अच्छे से रिगड़ के देगा आपको, पक्की बात, ठीक है। तो बस आपको दिमाग में रखना है, पहले ये समझ लेना। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको x चाहिए, ठीक है ना, देन x इज इक्वल टू होता है, ठीक है ना, D1 डिवाइड बाई D, ठीक है। y इज इक्वल होता है D2 डिवाइड बाई D, z इज इक्वल होता है D3 डिवाइड बाई D। बस इस फार्मूले का खतरनाक यूज कर लेना, आपके x y z आ जाएंगे, ठीक है। इतू सा काम है भाई, लो, ठीक है। अब कैसे और क्या वो भी आता हूं उस पर भी, ठीक है, उस पर भी चर्चा करते हैं अपन लोग मिल करके। पहले फटाफट से यहां तक आ जाओ आप। ठीक है, अब जिनका यहां तक हो गया फटाफट फटाफट कॉपी कर लेना, खटाखट खटाखट। ठीक है, अब इसमें वो आपसे ये पूछने के साथ साथ ये भी पूछेगा कि जो भी आपके सॉल्यूशन आए हैं एक्स वाई जेड के, वो किस तरह के सॉल्यूशन है, ठीक है ना, आप किस तरह के सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो आपका D1, D2, D3 से जिस तरह के भी सॉल्यूशन आएंगे उनके बिहाफ पे कैसे चलना है वो बताता हूं। देखो आपको जो वैल्यू निकलने वाली है ना वो ये है बेसिकली। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा D इंटू एक्स बराबर में D1, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई आपको? D इंटू एक्स बराबर में कितना? D1, ठीक है, ठीक है, आगे समझना, ठीक है। सेकंड नंबर पे D इंटू में एक्स बराबर में D2, D इंटू वाई बराबर में D2, यहां से D इंटू में Z बराबर में D3, है ना। अब यहां से समझना, आप सबको एक साथ मत उठाना, सिर्फ एक को उठा लो, बस एक बीज काफी है, एक बीज काफी है। ध्यान से समझना, जो बच्चे इसको देख करके इसमें ax इज इक्वल टू b को फील कर जाएंगे वो जीत गए। ax बराबर b अभी भी सिखाया था, सही है ना। बस आप सबसे पहला काम, अगर आप इससे x देखते हैं तो x इज इक्वल टू में d1 बटा d दिखेगा, सही है ना। सारा खेल सबसे पहले d पे निर्भर करता है, d पर डिपेंड करता है। d या तो 0 होगा या d 0 नहीं होगा, सही है। मैंने सिखाया था अगर नीचे वाला 0 हो जाए तो उसे वहां लेके ही मत जाओ, उसे यही 0 कर दो। तो जैसे ही d को 0 सोचा, आपको 0 इंटू एक्स बराबर में d1 सोचना है। मैं x में सिखा रहा हूं, आप y और z में खुद सोच लेना। मैं x में सिखा रहा हूं, ठीक है, आप y और z में खुद सोच लेना। थोड़ा भी टेम्परामेंट वाला बच्चा होगा, 12th क्लास का सिंपल टेम्परामेंट वाला, वो खटखट आंसर दे देगा, सारे आंसर वो खुद ही दे देगा, ठीक है ना। अब समझिएगा, है ना। अब इसके बाद में 0 इंटू एक्स बराबर में d1 हुआ, ठीक है। अब लॉजिक क्या है इसका, ठीक है, यहां से कहानी पकड़ते हैं। 0 इंटू एक्स बराबर में d1, यहां समझेगा क्या आपको नहीं लगता सारा खेल अब इस d1 के हाथों में, हाँ या ना। अगर इस d1 के हाथों में तो क्या क्या बातें संभव है? हो सकता है d1 0 हो सकता है d1 0 ना हो, सही बात है ना। दो ही तो बातें होंगी भाई, 0 इंटू एक्स बराबर d1 है। अच्छा, अब लगे हाथों मैं उनको भी जिंदा कर रहा हूं, किनको, है ना। जब मैं 0 इंटू या d के 0 होते ही यहां पे भी 0 हो जाएगा, यहां पे भी 0 हो जाएगा, तो मुझे साथ में और क्या दिख रहा है? 0 इंटू वाई बराबर में d2 और 0 इंटू z बराबर में d3, ये भी तो दिखेगा। तो मन की आंखों में मेरे ये भी है, अंदर अंदर मैं सिर्फ एक को सोच रहा हूं, लेकिन अंदर दिमाग के अंदर सारे चल रहे हैं एक साथ, कि सबके साथ में यहां 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया।
अब मेरे लिए जब मैं D1 बराबर 0 लिख रहा हूं तो मेरे दिमाग में चल रहा है D1 भी 0 है, D2 भी 0 और D3 भी 0 है। लेकिन सिर्फ इतना सा दिमाग में रखना, आपको याद करना सिर्फ D1 को 0 मानना और D2 को 0 D1 को 0 मत मानना। या तो D1 0 होगा या D1 0 नहीं होगा। जब मैं लिख रहा हूं D1 नॉट इक्वल टू 0 तो अंदर खाने में मैं लिख रहा हूं क्या, मैं अंदर में लिख रहा हूं D1 D2 D3 नॉट ऑल 0। सही है, नॉट ऑल 0। आप सोचो अब क्या क्या हो सकता है। D1 D2 D3 अगर 0 हो रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि ये 0 इंटू एक्स बराबर 0 होगा, 0 इंटू वाई बराबर भी 0 होगा, 0 इंटू में z बराबर भी 0 होगा। बताइए एक्स वाई जेड के नाम पे आप कितने नंबर उम्मीद कर रहे हैं? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि आप कोई भी नंबर रख दो 0 इंटू कुछ भी बराबर 0 के लिए तैयार हो जाएगा। तो कितने नंबर एक्स वाई जेड के नाम पे आने वाले हैं? इनफाइनाइट। तो आपका आंसर कैसा हो गया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहां से कितने सॉल्यूशन आएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मान लो D1 D2 D3 में से एक भी बंदा 0 नहीं हुआ। मान लीजिए D1 D2 D3 में एक भी बंदा 0 नहीं हुआ। समझना, एक भी बंदा अगर बागी हो गया, एक भी अगर बागी हो गया, बागी कैसे लिखते हैं? एक भी अगर बागी हो गया, सपोज एक भी बंदा ने कह दिया भाई मैं नहीं होगा 0, ठीक है तुम देख लो बाकी सब। एक भी बंदे ने, मान लीजिए इस D1 D2 ने कह दिया मैं 0 नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप सोचो उस समय क्या हो रहा था? 0 इंटू वाई इक्वल टू में क्या आ रहा होगा? कोई कांस्टेंट कुछ भी नंबर आ रहा होगा। और भाई इस पूरे गेम में वाई पीट देगा सबको, बाकी सब अपने आंसर दे देंगे, लेकिन वाई के पास कोई जवाब ही नहीं होगा। और क्योंकि वाई के पास जवाब नहीं होगा और हमारे को एक्स वाई जेड तीनों देने होते हैं, ऐसा नहीं कि हमने एक्स और वाई दे दिया और जेड नहीं दिया, या एक्स जेड दे दिया वाई नहीं दिया, देना तो सबको है। तो इसका मतलब यही, अगर मान लो x 0 इंटू एक्स बराबर 0 हो रहा है और 0 इंटू जेड बराबर 0 हो रहा है, 0 इंटू वाई बराबर में 5 हो गया सपोज, इसने कह दिया नहीं भाई मेरे पास तो 5 है, मैं नहीं दे रहा, ठीक है, तो यहां फंस जाएगी गाड़ी। अब आपको बोलना पड़ जाएगा भाई हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं। क्यों? क्योंकि या तो हो तो 0 इंटू वाई बराबर भी 0 हो, फिर सारे सॉल्यूशन ले जाओ। लेकिन अगर एक भी बंदे ने मना कर दिया ना कि हम 0 नहीं दे रहे, फंस जाएगी गाड़ी। माने वेरिएबल का आंसर ही नहीं आएगा, और एक भी वेरिएबल का आंसर नहीं आया, सबका आंसर हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है ना। अब दूसरे पॉइंट पे चर्चा करते हैं। अब यहां वाले पॉइंट पे चर्चा करते हैं, इधर क्या स्टोरी है, इधर सोचना, ठीक है। D1 ने कह दिया, D ने कह दिया भाई हम 0 नहीं हो रहे। अगर D 0 नहीं हो रहा तो जैसा मैंने कहा D 0 नहीं हो रहा तो फिर तो मस्त नीचे बैठ भाई, डिनोमिनेटर में जाके बैठ जाओ आप, क्योंकि अब तो 0 हो नहीं। हमारे इश्यू क्या है, तो हमारे पास क्या क्या संभावना है? x बराबर में D1 डिवाइड बाई D होगा, सही है ना भाई। अगर ये 0 नहीं हो रहा तो फिर तो हम इस वाले पॉइंट को लेकर के चल रहे हैं ना, फिर तो हम तुरंत समझ गए इसके 0 नहीं होती हमारे लिए। तो x बराबर में D1 बटा D भी खुल गया, y बराबर में D2 बटा D खुल गया, z बराबर में D3 बटा D खुल गया, क्योंकि नीचे वाला तो 0 है नहीं। अब सारी सत्ता खेलेंगे D1 D2 D3। दो संभावनाएं रखी, D1 D2 D3 तीनों ने कहा हम 0 हो रहे हैं, या दूसरी संभावना कोई एक बागी निकल गया, D1 D2 D3 नॉट ऑल 0, सारे 0 नहीं है। तो ये तो बातें हो सकती हैं, या तो सारे 0 होंगे या कोई एक 0 नहीं होगा, या तो सारे 0 होंगे या कोई एक 0 नहीं होगा। इसके सिवा क्या संभावना हो सकती है? अगर ऐसा है कि सारे के सारे अगर 0 हो रहे हैं तो क्या होगा? अगर सारे 0 हो रहे हैं तो x बराबर में आपको नहीं लगता 0 बटा D हो जाएगा, y बराबर में 0 बाई D हो जाएगा, z बराबर में भी 0 बाई D हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर के तो सारे 0 हो गए। तो इसका मतलब आपको नहीं लगता कि x भी 0 दे रहा है, y भी 0 हो जाएगा और z भी 0 हो जाएगा। माने आपके x y z के आंसर क्या आगे? x y z के आंसर 0 0 0 आ गए, कि आपके तीनों वेरिएबल 0 नहीं आए। और जैसे ही तीनों वेरिएबल 0 आए, आपने कह दिया भाई साहब ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया साहब, ट्रिवियल सॉल्यूशन। याद है ना, मैंने कहा था जब भी वेरिएबल 0 आ जाए ट्रिवियल बोलना, सही है। अब इधर क्या हुआ, D1 D2 D3 सारे 0 नहीं है। सपोज x की वैल्यू, सपोज D तो पहले से 0 नहीं है, मैंने थोड़ी सी देर के लिए यहां पे D को 5 मान लिया। कितना? 5। अब D1 ने कह दिया भाई हम तो 0 है नहीं, तो हमारी वैल्यू 2/5 है, y की वैल्यू 3/5 है, z की वैल्यू 4/5 है, क्योंकि नीचे वाला तो 5 है, x y z 0 है नहीं, तो कुछ ना कुछ D1 D2 D3 कुछ तो वैल्यू होगी। 0 नहीं होगी तो 2 होगा, किसी का 3 होगा, किसी का 4 होगा। तो x y z की वैल्यू अब 0 0 0 नहीं आई है, ठीक है, नॉट ऑल 0। और जब सारे 0 नहीं आ रहे होते है ना, तो हम कहते हैं हमारे हाथ में जो सॉल्यूशन आया है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आया है। कैसा सॉल्यूशन आया? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। याद रखना, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। एग्जैक्टली रेहान, नॉन ट्रिवियल।
यहां पर ट्रिवियल सारे जीरो जाए तो ट्रिवियल एक भी बंदा जीरो होने से मना कर दे तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अच्छा, अब क्वेश्चन उठते हैं, यहां हमारे पास में जो सॉल्यूशन आ रहे हैं चाहे वो ट्रिवियल हो चाहे नॉन ट्रिवियल हो, मैंने अभी भी पूछा था ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल हमारे पास सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं। पहले तो ये बात हो जाए हमारे पास सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं। ठीक है, इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन रटा दूं, पहले ये चीज पे याददाश्त बैठा लें ताकि आप मेरे को बता पाओ कि क्या आंसर हो सकता है। बताओ हमारे पास सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं ना। सॉल्यूशन दो ही तरह के होते हैं, फटाफट सोच के जवाब दो। सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं? सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं? सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं? दो ही तरह के। सप्तांशु एग्जैक्टली करेक्ट, लव बिल्कुल सही, एकता बिल्कुल सही, सचिन बिल्कुल सही, अनुज बिल्कुल सही, श्यामानंद बिल्कुल सही। सिर्फ दो ही तरह के सॉल्यूशन होते हैं, सही बात है ना, एक कंसिस्टेंट एक इनकंसिस्टेंट। अच्छा, कंसिस्टेंट में भी दो ही तरह के होते हैं, कौन कौन से सिखाया था? कंसिस्टेंट में भी दो ही तरह के सॉल्यूशन होते हैं, या तो यूनिक, कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट में भी दो ही तरह के होते हैं, कौन कौन से? या तो यूनिक या इनफाइनाइट। याद नहीं हो तो गड़बड़ कर दोगे, सब रायता फैला दोगे आपको। ना 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 ना, आप गलत चले गए। आप यहां पे समझो, आप पहले समझो सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं? दो ही तरह के होते हैं। कौन कौन से दो तरह के होते हैं? सॉल्यूशन सिर्फ दो तरह के होते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन आ रहा है, और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी दो तरह के होते हैं, यूनिक और इनफाइनाइट। एग्जैक्टली शेखर, एकदम सही जवाब है तेरा, यूनिक और इनफाइनाइट। ओम का भी सही जवाब है, यूनिक और इनफाइनाइट। अब यूनिक भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन से यूनिक दो तरह के होते हैं? ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल। यूनिक भी दो तरह के होते हैं, आप समझ, इसको याद करो पहले, नहीं तो आप रायता फैला दोगे सब मेरा। पहला है ना, सॉल्यूशन कितने तरह के? दो तरह के, कंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना, पहला। फिर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कितने तरह के? दो तरह के, यूनिक और दूसरा इनफाइनाइट। यूनिक कितने तरह का? दो तरह का, ठीक है ना, या तो ट्रिवियल या फिर नॉन ट्रिवियल। ऐसे याद करो, नहीं तो सब भिड़ा दोगे तुम मेरा। अगर जरा सा भी गड़बड़ कर दिया, ये किताबें ऐसे थोड़ी ना बताएंगी, ये तो ऐसे ही बताना पड़ता है, याद होता है तब चलती गाड़ी। लोग कहते हैं ये तो बहुत आसान है, तुम जानते ही हो, लेकिन जानते वानते नहीं है, जानना पड़ता है। हाँ भाई, अगले भी बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं भाई, ठीक है। हाँ तो भाई लोगों, यहां तक की बात है, अगर आपके थोड़ा जहन में उतर गई है, ठीक है, तो आगे बढ़ता हूं। ठीक है, सबसे पहले देख लें याद हुआ कि नहीं, वो तो धीरे धीरे अपने को समझ में आ जाएगा बेटा। चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और यहां दे रखा है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, फाइंड सॉल्यूशन। मान लो क्वेश्चन ने कहा कि इक्वेशन का सॉल्यूशन बताओ, और टाइप ऑफ सॉल्यूशन वगैरह वगैरह बहुत कुछ मांगा, ठीक है। अब सुनो आप, हाँ ये तो कॉमन प्रोसेस है, आप ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब जरा समझना, सबसे पहले डी पे बात करता हूं। डी के लिए 1 2 2 4 समझ में आया। फिर D1 पे बात करो, D1 के लिए, ठीक है ना, x के 1 और 2 है ना, इसकी जगह 3 और 6 डाल दो, और ये 2 4 रहने दो। फिर D2 पे आओ, D2 के टाइम पे y का कोफिशिएंट हटा दो, इसका 1 2 कॉपी करो और 3 6 पीछे कॉपी करो। पहले तो इसी को D1 D2 क्या होता है, इसको जरा ध्यान से समझना, ठीक है। इसकी वैल्यू देखोगे तो क्या आ रही है? 0। इसकी वैल्यू देखो जरा, 12 माइनस 12 0, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0। D0 आ रहा है, D0 याद रखना, D0 आ रहा है। अगर D0 आता है, मैं बार बार सिखा चुका हूं, D0 आता है तो ऐसे सोचते हैं, देखो, ठीक है, D इंटू एक्स बराबर D1, D इंटू वाई बराबर D2, याद है ना, ऐसा होता है। अब आपका D और D1 0 आ रहा है, तो 0 इंटू एक्स बराबर 0, 0 इंटू वाई बराबर 0, यही होगा। सोचो ऐसे x और y के कितने सॉल्यूशन आते हैं, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, सही है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे इसके, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने ये पूछा होता कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, दिखाओ कहां है, दिखाओ। तुम्हारे सर कह रहे थे ना, कहां है, दिखाओ सॉल्यूशन दिखाओ,
तो अब सॉल्यूशन भी दिखाओगे कि हाँ लो दिखाते हैं भाई, ठीक है। ऐसे समझना बेटा, x की जगह t मानना कि लेट x इज इक्वल टू t। अब x इज इक्वल टू t उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, तो आपका जो y होगा ना वो 3 माइनस टी बाई 2 आ जाएगा। सोचो, x की जगह t रखो, उसको उधर भेजो, y की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस टी बाई 2। और अब अपनी तरफ से सॉल्यूशन लिखोगे कि x कॉमा वाई इज इक्वल टू कितना, t कॉमा 3 माइनस टी बाई 2, और कहोगे कि अब t बिलोंग्स टू r है। ये लो, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का बुकिंग कर लो, आगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ, मेंस पता है कैसे खेलता है आपके साथ में, आप सोच नहीं सकते। मेंस बहुत अच्छा खेलता है, बहुत सही खेलता है सब, ठीक है ना। हाँ, मेंस आपके साथ में ऐसे खेल सकता है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसी क्वेश्चन में पूछ लेगा वो आपसे, ठीक है। आप लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं, कहां से एक्स लाऊं कहां से वाई लाऊं, तो आपको पता होना चाहिए वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 9 की जगह तो 9 ही लिखना, एक्स की जगह क्या लिखोगे टी, तो टी स्क्वायर अपॉन में वाई की जगह क्या लिखोगे 3 माइनस टी इंटू 2, यही तो लिखोगे। तो जैसे ही आप ऐसा लिखोगे आपको पता है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर से आ जाएगा 3 प्लस 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 प्लस 2t। ये आपका आंसर हो जाएगा t बिलोंग्स टू r। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो। अरे हम खुद हिल गए थे, ये क्या पूछ बेटा भाई, कहां से लाते हो ये क्वेश्चन। बहुत अच्छे क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है वो, बहुत अच्छे, बिलीव मी बहुत अच्छे क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जिनको ये वाला क्वेश्चन आ गया कि चलो सर ये तो बन गया, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगला सुनना, ठीक है। क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और याद रखा है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, है ना। सॉल्व, ठीक है। जल्दी से आइएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 2x 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 करें। अरे वो आपका लैग नहीं हो रहा, वो हमारा स्क्रीन लैग हो रहा है भाई। तुम कहां लैग हो रहा है, सब तुम्हारा एकदम झकास चल रहा है, हमारा स्क्रीन में थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। बन गया आपका, हाँ भाई मिलाते हैं, बिल्कुल सही। समझो, देखो सबसे पहले डी निकाला, डी कितना निकलेगा 2 4 1 2, सॉल्व करते 4 माइनस 4 बोले तो 0 आ गया। D1 पे आ जाओ, D1 के टाइम पे क्या करोगे 3 5 1 2, सॉल्व करते कितना आ जाएगा 6 माइनस 5 बोले तो 1 आ गया। अब D2 पे चलो, D2 के टाइम पे क्या करोगे 2 4 को तो वहीं रखोगे और इसकी जगह 3 5 कर दोगे, सही है ना। 10 माइनस 12 बोले तो -2 आ गया, ठीक है। अब आपने दिमाग लगाना, याद है ना मैंने आपको क्या सिखा था, D इंटू एक्स बराबर D1 और D इंटू वाई बराबर D2, यही सिखा रखा है बस मैंने आपको। D की जगह वैल्यू भर दो, 0 इंटू कुछ कुछ बराबर में आपको 1 लाना है, 0 इंटू कुछ कुछ, ठीक है ना, बराबर में आपको -2 लाना है। ऐसा कौन सा x आ गया जिसकी 0 से गुणा करके 1 आ जाता है, कोई नहीं। तो x और y के नाम पे क्या आ गया, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। या फिर एक बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। बहुत सिंपल है ना, एकदम सिंपल। अब बस इसमें क्या वो 12th वाला क्या करता है, 12th वाला मैंने कहा मजदूरी करवाता, भयानक वाली मजदूरी कराता, भयानक वाली, ठीक है। ठीक है। 12th वाला कैसे काम कर रहा है वो बताता हूं आपको, देखिए 12th में वो ऐसे देगा, कहेगा सॉल्व इक्वेशन। क्या इक्वेशन सॉल्व करवा रहा है भाई, 5x माइनस 7y प्लस का z बराबर में 11, 6x माइनस 8y माइनस का z बराबर में 15, याद रखा है 3x प्लस में 2y माइनस का 6z इज इक्वल टू 7, है ना। जो करें इसको सॉल्व करो, बिल्कुल अभी कर देते हैं, क्या तकलीफ आ रही है, ठीक है। जरा समझना, बड़े ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अगर देखा जाए तो डी के नाम पे पहले नंबर पे 5 6 3 -7 -8 2 2 -2, हाँ 2 -1 है, ठीक है, -1 और -6, ठीक है। सॉल्व कर लेना 55 आ जाएगा। D1 पे चलो, ठीक है। D1 के टाइम पे 5 6 3 हटा लेना, 11 15 7,
और यहां हो जाएगा -7 -8 और 2, और यहां कितना 1, ये 1 है ये, ठीक है, 1 -1 और -6। इसको सॉल्व करना, ये भी 55 आएगा। D2 पे आ जाओ, D2 के टाइम पे क्या करना है, ठीक है, D2 के टाइम पे इस लाइन को हटा करके इसकी जगह 11 15 7 कर देना है। 11 15 7, इधर वाला 5 6 5 6 3, अगला 1 -1 6, इसको सॉल्व करोगे तो -55 आ जाएगा। ठीक है ना भाई, पहले से क्लियर कर देता हूं मैं आपको। ठीक है, अगला D3 पे आ जाओ। ये मैं आपका टाइम बचा रहा हूं, वरना पूरी मजदूरी लगती साहब, पूरा टाइम बच गया अपना। ठीक है, अब लास्ट लाइन में 11 15 7, यहां हो जाता 5 6 3 -7 -8 2, सॉल्व करेंगे -55 आ जाएगा। ठीक है, अब वो आपसे क्या बता रहा है, सॉल्यूशन मांग रहा है, सही बात है ना। अब क्या करेगा, अब ये समझना, वो आपको पता ही है, d इंटू एक्स बराबर D1, d इंटू वाई बराबर D2, d इंटू जेड बराबर D3, यही तो फंडा है। अब समझो, d की जगह 55 इंटू एक्स बराबर में 55, पहला 55 इंटू वाई बराबर 55 -55, सही है। दूसरा 55 इंटू जेड बराबर में -55, यही तो होगा। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू -1। तो हमारे पास में x y z के नाम पे आंसर क्या आया, 1 1 और -1। और जैसे ये आंसर आया, मैंने कह दिया मेरा आंसर कैसा आया, नॉन ट्रिवियल, सही है। साथ में कैसा कह सकते हैं, यूनिक, साथ में यूनिक भी तो है, एक ही तो आंसर आया। ठीक है, और दूसरा क्या, कंसिस्टेंट। ठीक है, आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तुम्हारा जो आंसर आ रहा है, आंसर अगर आ रहा है तो वो कंसिस्टेंट है, आंसर आ ही नहीं रहा तो वो इनकंसिस्टेंट है। रिमेंबर इट, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। यहां तक की बात समझ में आ गई, अगले पे भग जाते हैं। अगला सुनिएगा, ठीक है। अब सुना, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉल्व इक्वेशन। दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, यहां दे रखा है x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 4, यहां दे रखा है x प्लस 3y प्लस में 5z बराबर 7। सॉल्व करना है, राइट है। खटाखट से, तुरंत प्रभाव से आपको 3 चीजें क्लियर कर दो फटाफट से। ठीक है, पहला काम d के टाइम पे क्या लेना है, 1 1 1 1 2 3 1 3 5। अगला D2 पे आ जाओ। D2 के टाइम पे क्या करना था, 1 4 7 को पहले नंबर पे कर देते हैं। अरे D1 टाइम के 1 4 7, फिर 1 2 3 1 3 5, ये कॉपी करा। D2 पे आ जाओ। D2 के टाइम पे फटाफट लिखना है, 1 4 7 बीच में आ जाएगा, 1 1 1 1 3 5, डन। अब आ जाते हैं D3 के टाइम पे। D3 के टाइम पे क्या करना है, 1 4 7 लास्ट में, और यहां पे कितना, 1 1 1 1 2 3, सही है। छोटा सा काम है, इसको करा जा सकता है। ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन मैं कह रहा हूं 10, ठीक है। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 3, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 3 माइनस, ठीक है ना, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 2, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 9, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 5, 11 और 5 16, 16 में से 16 गया, 0 आ गया, लो, राइट है। अच्छा, इसी तरह इसका भी 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा और इसका भी 0 आएगा, चेक कर लेना, सबका आंसर 0 आने वाला है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा, याद है ना, d इंटू एक्स बराबर D1, d इंटू वाई बराबर D2, d इंटू जेड बराबर D3, सब 0 इंटू एक्स बराबर 0, 0 इंटू वाई बराबर 0, 0 इंटू जेड बराबर 0। इससे मेरे पास में एक्स और जेड के कितने आंसर आ गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सोचो, हाँ या ना, तो अपने आप में कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। ट्रिवियल नहीं आ रहा, एक्स वाई जेड के आंसर 0 नहीं आ रहा बेटा, ये गलती मत कर देना, है ना। हमारे पास में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं, है ना, हाँ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो, देखो इसमें भी ध्यान से समझना, अब क्या करना है, अब इससे फायदा क्या होगा। अब वो इसमें ये पूछता है, जैसे उसने इसमें ये पूछा था कि फाइंड सॉल्यूशन, ना, अगर उसने फाइंड सॉल्यूशन पूछ लिया, फाइंड सॉल्यूशन क्वेश्चन में इसी का सेकंड पार्ट है ना। देखो मान लो उसने कहा सॉल्यूशन बताओ, तो आप क्या करोगे, एक्स की जगह पे टी मान लेना, एक्स की जगह टी मान करके कोई भी 2 इक्वेशन पकड़ लो,
जैसे आपने x की जगह t माना है ना, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, y प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस टी। दूसरे नंबर पे देखिएगा 2y प्लस में 3z, ठीक है ना, 2y प्लस में 3z इज इक्वल टू में कितना 4 माइनस टी, यही होगा। अच्छा अब इसकी 2 से गुणा कर लेते हैं, है ना, इसकी 2 से गुणा करते कितना हो जाएगा 2y प्लस में 2z इज इक्वल टू 2 माइनस 2t। इसी तरह से यहां कितना हो जाएगा 2y प्लस में 3z इज इक्वल टू में कितना 4 माइनस टी। माइनस करो गया, माइनस करो माइनस z, माइनस करो प्लस करो, तो यहां से कितना हो जाएगा -2 और माइनस का t। सही है, मैं गलत तो नहीं आ गया जल्दी से, सही है सही है सही है। अब देखो मेरा काम बन गया, मुझे पता है मेरे सॉल्यूशन में अब लिखूंगा x वाई z के नाम पे, x के नाम पे t, z के नाम पे क्या लिखना है, z के नाम पर मैं ले लेता हूं -2 माइनस टी। सही है, और मैं ये -2 - t उठा करके किसी भी y को दे दूंगा। अगर मैंने दे दिया तो मेरे पास में y इज इक्वल टू 1 माइनस टी, y इज इक्वल टू 1 माइनस टी, ठीक है, माइनस z, और माइनस z की जगह हो जाएगा -2t माइनस टी। मैं क्या ये काम गड़बड़ कर गया हूं, ये प्लस कर दिया, हाँ इसको प्लस कर दिया, अब ठीक है, ठीक है। तो फिलहाल मेरे पास कितना आ रहा है -1 - 2t, तो मेरे पास आ जाएगा -1 - 2t, है ना, ये x वाई z की वैल्यू, और यहां लिख देंगे t बिलोंग्स टू r। गंदा काम है, गंदा, ये वो करवा सकता है, ठीक है, ये वो करवा सकता है, ध्यान रखना, ठीक है, हाँ ये वो आपसे करवा सकता है कि आप ऐसे सॉल्व करके दे दो हमारे को, आप अपने तरीके से सॉल्व मत करो, ठीक है ना, ये वो क्वेश्चन में करवा सकता है, ठीक है। सॉल्व करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, एक पहली क्वेश्चन में रखा t, दूसरी क्वेश्चन में रखा t, इसका y है, इसका z है, इसका 2y 3z है, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, सॉल्व कर लिया ऐसे ना, हाँ वो आपसे ही करवाएगा। ये नहीं मेंस में नहीं, एडवांस में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है शायद, अगर मैं गलत हूं यही क्वेश्चन एडवांस का ही है, तो वो करवा सकता है ऐसे क्वेश्चन, है ना। अच्छा जिनको यहां तक ये बात समझ में आ गई वो अब मुद्दे पे आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन वाला कह रहा है लेट लैम्डा बी और रियल नंबर, ठीक है, फॉर विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, 4x प्लस में लैम्डा वाई माइनस लैम्डा जेड इज इक्वल टू 2, 3x प्लस में 2y माइनस 4z इज इक्वल टू -5, ठीक है, हैज, ठीक है ना, हैज infinitely many solution, then lambda is root of quadratic equation। ऑप्शन खोले हैं भाई ने, लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा -4 इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर प्लस में 3 लैम्डा -4 बराबर 0, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -6 बराबर 0, और लैम्डा स्क्वायर प्लस में लैम्डा -6 बराबर 0। अब आएगा असली मजा, ये खेल रहा है, अब ये खेलेगा वो आपके साथ, वो आपसे वो क्वेश्चन तो 12वीं में पूछेगा, बोर्ड में, ये पूछेगा मेंस में और एडवांस में। मेंस और एडवांस में इसी को क्रैमर रूल का नाम दिया गया है। हाँ ध्यान रख लेना, अब जो कुछ भी हम सीख रहे हैं वो बहुत आसान और एक बिल्कुल लड्डू दर्जे का काम है। कोई भी सोच सकता है कि क्वेश्चन ने इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन बोला है, पर आप याद कीजिए आपके सारे जितनी भी बार मैंने सिखाया इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन 3 वाले केस में, 3 वाला याद है ना, 3 वाला हमने यहां करा था, उसमें इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन सबसे लेफ्ट में था, याद आया ये बात, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन सबसे लेफ्ट में था, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। और पीछे चलते हैं, देखो सबसे लेफ्ट में इन्फिनिट सॉल्यूशन, ध्यान है सबसे लेफ्ट में क्या क्या सोचा था हमने, इस केस में क्या क्या सोचा था, ऐसे सोचो, हमने इस केस में इधर सबसे इधर क्या क्या सोचा था, d इक्वल टू 0, पहला तो इन्फिनिट सॉल्यूशन, याद है ना, इन्फिनिट सॉल्यूशन तब आता है जब 0 इंटू एक्स बराबर 0, 0 इंटू वाई बराबर 0, 0 इंटू जेड बराबर 0, याद आया। तो इसका मतलब ये कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन की पहली शर्त है d इक्वल टू 0 का होना, तो याद रखना
पहली शर्त क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का d इक्वल टू 0 का आना। तो जैसे ही क्वेश्चन में ये मिलेगा मैं तुरंत प्रभाव से पहला काम d इक्वल टू 0 सोचूंगा। d माने डिटरमिनेंट, आ जाइए d की बात करते हैं। 1 1 1, यहां कितना आएगा 4 लैम्डा माइनस लैम्डा, यहां कितना आएगा 3 2 माइनस 4, और ये बराबर में 0 कर दो। और अगर ऐसा है, आइए बॉल इस पे बात करते हैं, माइनस का 4 लैम्डा, ठीक है, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस 3 लैम्डा, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस का 8, माइनस में इस पे आ जाइए, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 3 लैम्डा, ठीक है ना, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस 2 लैम्डा, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस का 16 बराबर 0। यही तो होगा। यहां से मिलाकर के हमारे पास आ चुका है माइनस 7 लैम्डा, यहां से आ चुका है माइनस लैम्डा, मतलब माइनस का 8 लैम्डा। सही है, 8 में से 16 गया, 8 और 16 24, तो उधर जाके माइनस 24, माने लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये लैम्डा की वैल्यू 3 किसे सेटिस्फाई करती है? यहां से आ रहा है 9 माइनस 4 बराबर 0, नहीं इसे नहीं करती। 9 प्लस 9 माइनस 4 बराबर 0, अरे इसे भी नहीं कर रही। 9 माइनस 3 माइनस 6 बराबर 0, अरे इसे कर गई। 9 प्लस 3 माइनस 6 बराबर 0, इससे भी नहीं कर रही, माने एक ही आंसर हुआ, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 6 बराबर 0। क्या आप मेरी बात यहां तक समझ गए? हार्ड कॉपीज आ गई हैं, बस आप तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। जिन जिन को भी अप्लाई करना होगा वो धीरे धीरे अप्लाई करने की प्रोसेस बता देंगे आपको, 2-3 दिन में आ जाएगा, ठीक है, तो बस उसके लिए रुक जाइए। हाँ भाई, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फटाफट से, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ, ठीक है, ये 2019 में आया क्वेश्चन है। जिनको ये तक समझ में आ गया जल्दी से आगे चलेगा। अरे वाह, अद्य कक्षाया बहु मनोहरम लभ्यते यथा सायकाले प्रथम कक्षाया महागुरु प्राप्तम लभते च। अरे रुक 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 रुक, इससे पहले कि ये भाग जाए भाग जाए भाग जाए, ठीक है, इसको पकड़ लो। भाग गया क्या? ना, वो भागने नहीं देंगे हमारे वाले टेक्निकल बंदे। ठीक है, हाँ भाई, क्या बात है, इतनी मनोहर संस्कृत कहां से लिख लेते हो तुम? ठीक है, चलिए अगला। इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 5, दूसरा x प्लस 2y प्लस में 2z बराबर 6, x प्लस में 3y प्लस में लैम्डा z बराबर म्यू, ठीक है ना, लैम्डा कोमा म्यू बिलोंग्स टू r, ठीक है, हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, लैम्डा प्लस म्यू बराबर क्या होगा? मींस 2019 का एक और क्वेश्चन, ठीक है, फटाफट से समझने के लिए, और फिर इसके बाद आपको टाटा करेंगे, ठीक है। जरा समझते हैं फटाफट से क्वेश्चन में। सबसे पहले इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन समझते ही तुरंत समझ जाना, डी भैया तो कम से कम 0 होने ही वाले, है ना। अब देखो यहां पे समझने की जरूरत पड़ेगी, है ना। एक तो मैं डी पे जा रहा हूं, डी क्या कहता है 1 1 1, यहां कहता है 1 2 3, यहां कहता है 1 2 लैम्डा, सही, बराबर 0 होना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन करा 2 लैम्डा, यहां से मल्टीप्लीकेशन करा कितना 2 प्लस 2, ठीक है, 2 लैम्डा प्लस 2 प्लस 3, सही है। माइनस के अंदर इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 2, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 6, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन लैम्डा बराबर में 0। तो फाइनली कितना हो गया, लैम्डा और लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई सब। अब आते हैं डी के बाद में म्यू कहां से लाएंगे? म्यू के लिए मैं जानबूझ करके D3 पे जाऊंगा, बहुत ध्यान से सीखना है दांव। D3 क्यों? क्योंकि D3 आते ही वो आखिरी रो में से लैम्डा को हटा करके म्यू को एंट्री कराएगा। देखो जरा, 1 1 1 1 2 3, और ये 1 2 लैम्डा की जगह एंट्री हो रही है 5 6 और म्यू की। तो जैसे ही मैं इसे सॉल्व करूंगा मेरे हाथ में सीधे म्यू आएगा। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 2 म्यू, ठीक है ना, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 6, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 15, माइनस में आ जाएगा, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 10, और इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 18, और इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन फिर से म्यू बराबर में 0। तो फाइनली यहां से आ जाएगा म्यू 15 और 6 21, 21 में से 28 गया 7, तो म्यू की वैल्यू 7, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू अगर 7 आ गई तो लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू 8, और इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म। अब आप अपनी तरफ से होमोजीनियस तक के क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। अब आप अपनी तरफ से, मतलब आप एक तरह से सेट है, फ्री है,
हमारा सिर्फ 10% या 7%, 8% चैप्टर बचा है। 92% मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट इज डन नाउ, ठीक है। लेकिन रिग्रेसली मैं फिर कह रहा हूं, ये चैप्टर गजब चैप्टर है, इस पे जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो। ये चैप्टर इतना फल देगा आपको, इतना फायदा देगा, आप बाद में समझेंगे, ठीक है।